für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. अभी जो आपने आवाज सुनी वो एक ऐसे इंसान की है जिसने पूरे विश्व को एक ऐसे युद्ध की अग्नि में झोंक दिया, जिसने प्रत्यक्ष तौर पर 5 करोड़ और अप्रत्यक्ष तौर पर 20 करोड़ यानी टोटल 25 करोड़ जानों की आहुति ली। जिस युद्ध की मैं बात कर रहा हूं उसे हम वर्ल्ड वॉर 2 या द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं, और इसका एक प्रमुख किरदार था एडोल्फ हिटलर। नमस्कार, मेरा नाम है विक्रम सिंह शेखावत और आज के इस लेक्चर में हम यह जानेंगे कि एक साधारण सा मनुष्य एडोल्फ हिटलर, वो हिटलर कैसे बना जिसे हम जानते हैं। यूं तो विश्व का इतिहास तानाशाहों और क्रूर शासकों के विवरणों से भरा पड़ा है, लेकिन स्पेसिफिकली विशेष तौर पे यदि हम 20वीं सदी की बात करें तो इसमें भी कई प्रमुख तानाशाह हुए हैं विश्व के इतिहास में। चाहे वो रूस का स्टालिन हो, चीन का माओ हो, इराक का सद्दाम हुसैन हो, लीबिया का गद्दाफी हो, या कंबोडिया खमेर रूस का पोल पोट हो, या फिर युगांडा का क्रूर तानाशाह इदी अमीन हो, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वो मानव मांस का भक्षण करता था और मानव रक्त पीता था। इन सभी तानाशाहों की सूची में यदि निर्विवादित रूप से सबसे ऊपर नाम आ सकता है किसी का तो वो है हिटलर। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितना प्रभाव विश्व इतिहास पर, आधुनिक विश्व के इतिहास पर हिटलर का रहा, उतना किसी का भी नहीं रहा। आज हम उन पर्टिकुलर चमत्कारिक घटनाओं की बात करेंगे जिसने हिटलर के मन में यह विश्वास उत्पन्न किया कि वो ऐसा कर सकता है, विश्व के इतिहास पर, विश्व के परिदृश्य पर एक जबरदस्त इंपैक्ट डाल सकता है और विश्व विजेता बन सकता है। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रनौ में हुआ। यह वही साल था जिसमें हमारे पहले प्रधानमंत्री का जन्म भी हुआ था। हिटलर एक साधारण परिवार में जन्मा। पिता एक सिविल सर्वेंट थे, कस्टम अधिकारी थे, माता एक गृहिणी थी। पिता और पुत्र के संबंध खिंचाव वाले थे, तनाव भरे थे। पिता चाहते थे कि पढ़े लिखे और मेरी तरह राजकीय सेवा में जाए। हिटलर का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं था, वो अपनी स्कूल एजुकेशन भी पूरी नहीं कर पाया। उसकी दुनिया अलग थी, वो चित्रकार बनना चाहता था, रंगों की दुनिया में जीना चाहता था। और तनाव बढ़ता चला गया, हिटलर घुटन महसूस करने लगा और एक दिन पिता इसी तनाव कशमकश के बीच में ही चल बसे। हिटलर का अपनी मां से लगाव था, लेकिन थोड़े ही समय बाद वो भी चल बसी। हिटलर के लिए ब्रनौ में कुछ नहीं बचा था, उसने वो शहर छोड़ दिया और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना आ गया। उस समय वियना एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी था, आज भी है, लेकिन वो उस समय भी एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी था। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब यह है कि कई तरह की सभ्यताओं, संस्कृतियों, बिजनेसेस का एक समागम। हिटलर के लिए एक नई दुनिया थी। हिटलर के लिए इसमें एक आकर्षण और भी था, वियना की फाइन आर्ट्स एकेडमी, जिसमें एडमिशन लेकर वो कला का ज्ञान लेना चाहता था और एक महान चित्रकार बनना चाहता था। उसने प्रयास किया, असफल हुआ, फिर प्रयास किया, फिर असफल हुआ। निराशाजनक बात थी, लेकिन हिटलर ने रंगों को नहीं छोड़ा, वो चित्रकारी करता रहा। कहा जाता है कि हिटलर के चित्रों में कोई आर्टिस्टिक वैल्यू नहीं थी जिस तरह से और दूसरे महान चित्रकारों में थी। वो साधारण सा चित्रकार बनकर रह गया, जो कि अपनी आजीविका इमारतों, पहाड़ों, झरनों आदि के चित्र बनाकर प्राप्त करता था। वो चित्र बनाता और उन्हें सस्ते दामों पर टूरिस्ट वगैरह को बेच देता। इस तरह से अपना जीवन यापन करने लगा। क्योंकि वियना एक कॉस्मोपॉलिटन शहर था और हिटलर एक छोटे से शहर से आया था, तो उसके लिए ये एक नई दुनिया, नए एक संस्कृति केंद्र का एक ऐसा अट्रैक्शन पॉइंट था, एक ऐसा विचार करने लायक जगह थी जिसमें उसने अपने विचारों को पकाया, बल्कि यूं कहें उसके विचारों की शुरुआत हुई। वो राजनीतिक रूप से सोचने लगा। वो सोचने लगा कि जैसा है वैसा क्यों है, और यही विचार जो यहां जन्मे थे आगे चलकर नाजी पार्टी के मूल आधार बने।
हालांकि धीरे धीरे वो पकते चले गए, वो भी हम बात करेंगे कि कहां वो पके और कैसे पके। लेकिन शुरुआत हुई वियना प्रवास के दौरान। फिर धीरे धीरे करके हिटलर इससे भी ऊब गया और एक दिन उसने ऑस्ट्रिया ही छोड़ दिया और वो जर्मनी के प्रसिद्ध शहर म्यूनिख आ गया। और यहां आकर उसने सोचा कि सिविल जीवन यानी नागरिक जीवन मेरे लिए नहीं है, मैं फौज में भर्ती होऊंगा। और उसने जर्मन सेना में भर्ती होने के लिए कोशिश की। विडंबना देखिए कि जो व्यक्ति आगे चलकर जर्मनी का सर्वे सर्वा, वहां का चांसलर, द फ्यूहरर बना, उसे फौज में भर्ती नहीं किया गया, उसे रिजेक्ट कर दिया गया, यह कहकर कि तुम अनफिट हो, शारीरिक रूप से तुम सेना में भर्ती होने लायक नहीं हो। हिटलर के लिए फिर से एक निराशाजनक बात थी। लेकिन तभी देखिए किस्मत किस तरह से काम करती है, किस तरह से चमत्कार होते हैं जीवन में। एक कार ड्राइवर ने 28 जून 1914 को एक गलत मोड़ ले लिया। इस गलत मोड़ की हम आगे कभी चर्चा करेंगे कि यह मोड़ क्या था और इसने किस तरह से विश्व परिदृश्य को बदला और कैसे यह तात्कालिक कारण बना प्रथम विश्व युद्ध का। इस गलत मोड़ ने हिटलर को एक नया जीवन दे दिया। इस गलत मोड़ के ठीक एक महीने बाद 28 जुलाई 1914 को पहले विश्व युद्ध की पहली गोली चली, यानी युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध की शुरुआत हिटलर के लिए बहुत बड़ा वरदान थी। हिटलर अपनी आत्मकथा माइन काम्फ में लिखता है कि जब यह युद्ध शुरू हुआ तो मुझे लगा कि यह एक ऐसे समय की शुरुआत है जिसके सामने पिछला इतिहास, पिछली घटनाएं, पिछला सब कुछ एक छिछले शून्य में विलीन हो जाएगा। यह मेरे लिए और मेरे जैसे देशभक्त जर्मनों के लिए एक महान संघर्ष की शुरुआत है। हिटलर ने फिर से प्रयास किया सेना में भर्ती होने का और इस बार किस्मत ने साथ दिया और वो 16वीं बावेरियन रिजर्व रेजिमेंट में भर्ती हो गया। सिर्फ 8 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद उसे युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया और उसका पहला असाइनमेंट, पहला मोर्चा था बेल्जियम के फ्लैंडर में, जहां बेल्जियम, फ्रांस और यूके की संयुक्त सेनाएं जर्मनी के साथ लड़ रही थी। फ्लैंडर प्रांत में एक शहर है इप्र, जहां सेनाएं आमने सामने थी। हिटलर जब वहां पहुंचा तो उसने अपने जीवन का पहला युद्ध दृश्य देखा और फिर से वो अपनी आत्मकथा माइन काम्फ में लिखता है कि मैंने इप्र में पहुंचते ही मौत को उड़ते हुए देखा। और सही भी बात थी, मौत गोलियों और बमों के रूप में उड़ रही थी। यह एक ट्रेंच युद्ध था, जैसा आपने बॉर्डर मूवी में भी देखा होगा कि खाई खोद ली जाती है और सैनिक उसमें खड़े हो जाते हैं और जो हमलावर सैनिक होते हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं। दोनों सेनाओं ने अपनी अपनी ट्रेंचेस खोद रखी थी। संयुक्त सेना की अपनी ट्रेंचेस थी और जर्मन सेना की अपनी ट्रेंचेस थी। इन ट्रेंचेस से सैनिक एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे। जैसे ही एक सेना हमलावर होती, दूसरी सेना उस पर गोलीबारी करने लग जाती, बमबारी करने लग जाती। इस तरह से एक स्टेलमेट की सिचुएशन थी, यानी ना तो यह सेनाएं आगे बढ़ पा रही थी, ना ही यह सेनाएं आगे बढ़ रही थी। और इस युद्ध में सैनिक कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे थे। यहीं पहली चमत्कारिक घटना हुई जिसने हिटलर का कदम वो हिटलर बनने की ओर बढ़ाया जो कि विश्व इतिहास में अमर हो गया। एक दिन युद्ध के दौरान भीषण गोलीबारी के बीच में हिटलर को एक आवाज सुनाई दी, बेविंगू, जिसका अर्थ होता है हटो। किसकी आवाज थी नहीं पता। हिटलर कहता है कि मैंने उस आवाज पर रेस्पॉन्ड किया और मैं वहां से कूद कर हट गया और तभी वहां एक बम आकर गिरा। जितने भी सैनिक वहां लड़ रहे थे वो या तो मारे गए या बुरी तरह से घायल हो गए, लेकिन हिटलर साफ बच गया, उसे खरोंच तक नहीं आई। यह पहला चमत्कार था। हिटलर इस युद्ध में बहादुरी से लड़ा और इसके लिए उसे उसके जीवन का पहला सैनिक सम्मान दिया गया, आयरन क्रॉस 2nd क्लास। यहां से हिटलर कई मोर्चों पर गया और 1916 में एक बार घायल भी हुआ बुरी तरह से, लेकिन
ठीक होकर वापस युद्ध के मोर्चे पर पहुंच गया। कई लड़ाइयों से गुजरते हुए समय का चक्र पूरा घूमा और साल आ गया 1918, यानी प्रथम विश्व युद्ध का आखिरी साल। और फिर से हिटलर वहीं था जहां से उसने शुरुआत की थी, यानी यप्र में। फिर वही गोलीबारी, बमबारी, और इस बार मस्टर्ड गैस पिक्चर में आ गई। मस्टर्ड गैस एक ऐसा रासायनिक हथियार होता है जो किसी भी इंसान की त्वचा को बुरी तरह से जला देता है, इंसान को बुरी तरह से घायल कर देता है, मार देता है, अंधा कर देता है। इस रासायनिक हथियार के प्रयोग का शुरुआत जो किया था वो किया था जर्मनी ने। लेकिन इस बार हिटलर की रेजिमेंट पर यूके की सेनाओं ने मस्टर्ड गैस से भरे बम फोड़ दिए और हिटलर के साथ के सैनिक हिटलर सहित बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। हिटलर भी बहुत बुरी तरह से घायल हुआ। हिटलर को वहां से इवैक्यूएट किया गया और फील्ड आर्मी हॉस्पिटल में भेज दिया गया। हिटलर अचेत था, थोड़ा इलाज हुआ और वहां से उसे जर्मनी भेज दिया गया। जर्मनी में हॉस्पिटल में हिटलर पड़ा रहा अचेत रूप में। बहुत इलाज के बाद में वो ठीक हुआ। जब वो होश में आया तो हॉस्पिटल स्टाफ ने उसे बताया कि जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दुश्मन सेनाओं के सामने सरेंडर कर दिया है। हिटलर यह मानता था कि जर्मनी की सेना महान है और उसी वक्त उसके मन में विचार आया कि हिटलर की महान सेना को उसके कायर नागरिकों और कायर शासकों ने हरा दिया। यह हिटलर के लिए एक बहुत बहुत बुरी न्यूज थी। यह सरेंडर आगे चलकर वर्साई की संधि में बदला और जर्मनी के लिए बहुत शर्मनाक संधि रही वो। हिटलर के लिए सरेंडर की न्यूज एक बम गिरने की तरह थी। उसे लगा सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन इसी समय वो दूसरी चमत्कारिक घटना हुई जिसने हिटलर को फिर एक विश्वास दिया। हिटलर को एक ग्रैंड विजन दिखने लगा। उसे लगने लगा कि मेरा रोल है यहां, जितना बड़ा रोल मैं यहां कर रहा हूं उससे बड़ा रोल है मेरा। एक बात और बता दूं मैं आपको कि हिटलर वाकई में बहादुर इंसान था। दूसरी लड़ाई में भी वो बहुत बहादुरी से लड़ा था। उसने एक सैनिक टुकड़ी को अकेले दम पर गिरफ्तार किया था, दुश्मन की सैनिक टुकड़ी को। तो हिटलर ने यह सोचा कि जब हम इतनी बहादुरी से लड़े हैं तो फिर हम हारे क्यों, और यह हार बहुत निराशाजनक है। और यहीं एक तरह से कह लीजिए कि उसे एक दिव्य दृष्टि हुई और उसे लगा कि मुझे ही कुछ करना होगा। हालांकि समय लगा वहां तक पहुंचने में, लेकिन शुरुआत यहीं से हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही वो विचार जो ऑस्ट्रिया में पनपे थे वो पूरी तरह से पक चुके थे और नाजी विचारधारा के जनक बने। हिटलर यहां से शुरुआत करके धीरे 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 करके चांसलर बना। वो सारी घटनाएं हम आगे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।